गाइस नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले शेर श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक किस्मत में जारी होंगे। गाइस मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जिंदगी में अपनों के प्यार के साथ जिंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हालात चाहे जैसे भी हों लेकिन आपकी धड़कनों में जीत का नशा होना ही चाहिए। तो गाइस जैसा कि आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, टाइटल के माध्यम से, थंबनेल के माध्यम से पता चल ही चुका होगा, हम लोग जो बात करेंगे आज 14 दिसंबर है। क्या है? आज 14 दिसंबर है, जो सीटेट का जो है एग्जाम क्या हुआ है, आयोजित हुआ। सीटेट का पेपर आज हुआ है और जो पेपर हुआ है उसका आज हम लोग सीडीपी पर बात करेंगे। सीडीपी का कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी की आंसर की हम आज आपको सटीक आंसर की बताने की यहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और आप देख लेना, जो आंसर की मैं दे रहा हूँ वही आंसर की आयोग के द्वारा आएगी। लगभग आपको मैक्सिमम लगभग 28 से 29 प्रश्न आपको यहाँ पर सही देखने के लिए मिले। एक आध प्रश्न के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी आपको 100% बिल्कुल सटीक और सही आंसर की होगी। और जो आप देखेंगे यहाँ पर पेपर 2 है और कोड जो है जी है, आप मिला लीजिएगा और आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको बेहतर देखने के लिए मिलेंगी। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? पहला प्रश्न दिया गया है कि जीन पियाजे खालिस्तान को खालिस्तान मानता है। लेव वाइगोत्स्की खालिस्तान को खालिस्तान मानता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प क्या दिया गया है? निजी वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, आत्म केंद्रित वाक आत्म विनियमित में प्रभावी। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? दूसरा विकल्प जो दिया गया है, निजी वाक आत्म विनियमित में प्रभावी आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। तीसरा दिया गया आत्म केंद्रित वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक स्व विनियमित से प्रभावी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह तीसरा विकल्प होगा, अर्थात ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। पहले का जो है तीसरा विकल्प सही होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया? दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? 4 विकल्प जो दिए गए हैं वो क्या क्या दिए? पहला विकल्प दिया गया है बच्चों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। दूसरा दिया गया प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। तीसरा विकल्प दिया गया है बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या हो सकता है? तो इसका जो समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों की बात कही जाती है, तो इसका जो होगा पहला विकल्प जो होगा इसका सही होगा, बच्चों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है, एक समावेशी शिक्षा जो होती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। अभिकथन दिया गया है यहाँ पर, लोकेश एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण आर जो दिया गया है, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्व विनियमित को सीखने को संसाधित करता है, संसाधित कर सकता है। 4 विकल्प क्या दिए गए हैं? 4 विकल्प जो दिए गए, पहला विकल्प दिया गया है क्या? ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। और चौथा दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा चौथा विकल्प होगा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? 4 दिया गया, निम्न में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था। तीसरा द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ। और चौथा जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। तो पहला विकल्प होगा इसका बिल्कुल सही होगा। तो क्या होगा? इसका पहला विकल्प चौथे का सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? 5 दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। पहला, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। दूसरा, एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। और तीसरा, एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। और चौथा, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? चौथा विकल्प होगा। एक छात्र जो होता है ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए
कड़ी मेहनत करता है। तो चौथा विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, कथन दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचर्या अनुकूल के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। आर दिया गया, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। पहला ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। और चौथा ए और आर दोनों, ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों गलत हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर, हमने जो प्रश्नों में बताया था वही आपको देखने के लिए मिलेगा। जो हमने आपको टैग वर्ड्स बताए थे उन्हीं टैग वर्ड्स के माध्यम से आप देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। दूसरा, बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। तीसरा, बुद्धि समय के साथ बदलती है। चौथा, बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है। बिल्कुल नहीं मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप से भाषा को अवधारणाबद्ध किया। पहला विकल्प दिया गया, भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं में विकास में बाधा डालती है। बिल्कुल नहीं डालती है। उसके बाद, भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। तीसरा है, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। चौथा है, भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, चौथा विकल्प भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। तो तीसरा विकल्प इसका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, विकास के खाली स्थान पूछा गया है। आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। पहला विकल्प दिया गया भाषाई, दूसरा मनोसामाजिक, तीसरा भौतिक और चौथा संज्ञानात्मक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, मनोसामाजिक जो होगा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग जो है इस सीरीज को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है क्या, कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। भय और तनाव जो होता है वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है। बिल्कुल नहीं रखता है। आर, अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो पहला है ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा, ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। चौथा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। पहला विकल्प इसका सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 11 नंबर पे। 11 नंबर क्या दिया गया है, 11 नंबर दिया गया है कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी। पहला विकल्प दिया गया, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। दूसरा, छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीकों के बारे में क्षण दर क्षण मार्गदर्शिका प्रदान करना। और तीसरा, नई सामग्री पर व्याख्यान देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की सूची प्रदान करना। चौथा, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहना। अंत में उत्तर देने के लिए कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, 10 साल की काकुली गणित में कठिन सवाल से जूझ रही है। उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। पहला, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित कर
और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करे। दूसरा, कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना करे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसे समस्या का समाधान दे। और चौथा, उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? पहला विकल्प इसका जो होगा बिल्कुल सही होगा। कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? 13 दिया गया है, फिजा ने विश्लेषणात्मक क्रिया की उससे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है और उस पर केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा को सोच का विश्लेषण करने का क्षमता का वर्णन करता है? पहला, संज्ञान, संज्ञानात्मक संदर्भ, अधिसंज्ञान। नई नई जानकारी के लिए जो सही उत्तर होगा अधिसंज्ञान होगा। क्या होगा? अधिसंज्ञान होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 14 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? 14 दिया गया है, अधिगम। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? पहला विकल्प दिया गया, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों को पेशकश करना। दूसरा, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। तीसरा, सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके देना। चौथा, शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? दूसरा विकल्प होगा, शिक्षार्थियों के नामीकरण वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना जो होगा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है? 15 दिया गया, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी पहला, दिनचर्या या चरणों की सख्ती से पालन करते हैं। दूसरा, दूसरा विकल्प दिया गया है, कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। तीसरा, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता के उपलब्धि प्राप्त करते हैं। और चौथा, उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा, चौथा हो नहीं सकता, तीसरा हो नहीं सकता, पहला हो नहीं सकता, दूसरा विकल्प जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या दिया गया? 17 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? पहला, शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। दूसरा, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को आंतरिक सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा, विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। चौथा, विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम को समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना। तो इसका तीसरा विकल्प होगा वह बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा छूट रहा है। क्या है? निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं को विनियमित करते हैं? तो वर्णनात्मक अध्यापन, अनुकूलित अध्यापन, पारस्परिक अध्यापन, ग्रहणशील। तो दूसरा विकल्प होगा इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग 18 प्रश्न पर। 18 नंबर क्या दिया गया है? 18 नंबर दिया गया है, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और शर्मिंदा होगी। बिल्कुल। उसके बाद आर दिया गया है, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, असुरक्षित महसूस करते हैं तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, जाहिर सी बात है। आर गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। पहला विकल्प जो होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 19 नंबर पर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? 19 नंबर दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन में सहमत होंगे? पहला, बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। तो इसका पहला उत्तर ही सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 नंबर क्या दिया गया है? 20 नंबर दिया गया है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए क्या करते हैं? प्रोत्साहित करना चाहते हैं,
किसके लिए? आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक, रचनात्मक रूप से सोचने के लिए क्या करना चाहते हैं? प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? पहला, छात्रों उनको उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण देना चाहिए। दूसरा, विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा, एक परियोजना सौंपना जिनमें छात्रों किसी विषय पर जानकारी को याद करना रोट लर्निंग आ जाए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। तो चौथा विकल्प जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा विकल्प जो होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 21 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर क्या दिया गया है? 21 नंबर दिया गया उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है और शामिल करते समय शिक्षकों को खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। जो खाली स्थान, तो जबकि आपको पता है दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं? ब्रेन लिप का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? ब्रेन लिप का उपयोग करते हैं, जो एक स्पष्ट प्रणाली है। तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर पर 22 नंबर क्या दिया गया है? 22 नंबर दिया गया है प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। आर दिया गया बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। पहला ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा ए और आर दोनों गलत हैं। और तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया लेव वाइगोत्स्की की सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों को उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। कंठस्थ जहाँ पर आ जाए तो गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका जो सही उत्तर होगा, जाहिर सी बात है, कंठस्थ आ गया तो क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद उपयोग हतोत्साहित करना गलत हो गया। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी हो सकता है। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए, तो दूसरा विकल्प जो है इसका सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया? नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? पहला, उदाहरण प्रस्तुत करना। दूसरा, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। तीसरा, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। एक परिभाषा देना और छात्रों को उसे याद करना आ जाए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा। जहां पहला, दूसरा, तीसरा दिखे तो पहला विकल्प इसका सही हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया? 25 दिया गया है कि लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? लेव वाइगोत्स्की जो है संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? एक एकीकृत प्रक्रिया में, एक सहसहयोगात्मक प्रक्रिया में, पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया में, एक व्यक्तिगत नहीं है, पर्यावरण नहीं है, सहयोगात्मक नहीं है। तो पहला विकल्प इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग 26 नंबर पर। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। दूसरा, यह नैतिक तर्क पर संस्कृत और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। तीसरा, यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता है। और चौथा, यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्या? यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है? निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? पहला, देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। दूसरा, एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूबिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती हैं। चौथा, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन होना चाहिए। चौथा विकल्प इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया गया? 28 नंबर दिया गया, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में अधिक
प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मतलब क्या कह रहा है, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। नहीं, लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। सही कह रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा ए और आर दोनों गलत हैं। और तीसरा ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। उसके बाद चौथा नंबर, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। पहला जो होगा इसका सही उत्तर क्या होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। 28 नंबर का, आइए हम लोग जो है नहीं, इसका अगर मैं बात करूंगा तो दूसरा विकल्प इसका जो है सही हो सकता है। क्या ए और आर दोनों गलत है? नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है। पहला ही विकल्प जो होगा इसका सही होगा। पहला विकल्प जो होगा इसका सही होगा। पहला विकल्प क्या होगा, इसका सही होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। 29 नंबर पर सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पहला विकल्प, अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। याद आ जाए, जहां पर मैंने आपको बताया था रोट लर्निंग आ जाए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तीसरा, परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, चौथा विकल्प हो, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, चौथा विकल्प इसका सही होगा। आइए आज का अंतिम प्रश्न है हमारा। अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न जो दिया गया है वह दिया गया व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्ति लक्षण जिन्हें एक संस्कृत विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है और उन्हें खाली स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह खाली स्थान होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से प्रभाषित करती है। जेंडर जो होती है पहचान सांस्कृतिक रूप से, तो पहला विकल्प भी इसका सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्न बताए, 30 में मैं दावे के साथ कहता हूं आपके इसमें 1-2 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर गलत आपको हो सकते हैं, लेकिन बाकी आपको 100% ही मैंने आपको सही जानकारी दी है। तो गाइस, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे जाकर के ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो गाइस, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करेंगे। जो है फर्स्ट पेपर की CDP को हम लेकर के बहुत जल्दी आ रहे हैं और आपके बीच में मुलाकात